नमस्कार दोस्तों। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बन गया है या भारत झूठ का देश बन गया है? भारत नफरत का देश बन गया है या भारत अपमानित देश बन गया है? भारत सिर्फ जहर बोने और जहर की खेती करने वाला देश बन गया है। क्या बन गया है? क्या इसके लिए हमने आजादी मांगी थी? क्या इसके लिए भारत के 2 लाख मुसलमानों ने शहादतें दी थी देश की आजादी के लिए? क्या हम इसके लिए अंग्रेजों से इतने सालों तक लड़ते रहे कि हम ऐसा लोकतंत्र बनाएं जहां तथाकथित एक कौम के लोग दूसरी कौमों को बदनाम करें, उन पर दाग लगाएं और बेशर्मी से काम करें, और प्रधानमंत्री इस देश का यह सुनकर भी मौन रहे कि भारत एक डर्टी कंट्री है। जी हां, यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बिल लेकर के आ गई। उसने उसे दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि जो वह बिल यहां पेश कर रही है, आखिर जरूरत क्या पड़ी? जब से सरकार आई है, कभी मुस्लिम्स के इसमें पर्सनल लॉ में घुसेगी, कभी मुस्लिम्स की जमीनों पे लगेगी, कभी उनकी मस्जिदों में घुसेगी, कभी उनकी दरगाहों में घुसेगी, कभी उनके घर में घुसेगी कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और अपना मुंह क्यों ढकते हैं। लेकिन क्या यह नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार भी यह बिल लेकर के आई कि किसी भी सार्वजनिक सड़क पर, किसी भी सार्वजनिक पार्क पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा, वहां कोई एक्टिविटी धार्मिक नहीं हो सकेगी? क्या इसका कोई कानून लाई? क्या सरकार इसका कानून लेकर के आई कि हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा यदि कोई करेगा तो उससे सजा मिलेगी? क्या वो यह लेकर के आई कि किसी महिला के सम्मान से यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको सजा दी जाएगी? क्या वह इस देश की संपत्तियों पे जिस तरीके से जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह उगाए, तथाकथित मंदिर, तथाकथित मठ, तथाकथित कुछ और, उनको तोड़ करके सिर्फ हर स्थान पर, चिन्हित स्थान पर ही कोई धार्मिक मंदिर बन सकेगा, कार्यक्रम हो सकेगा, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं? क्या इसके लिए कुछ किया? नहीं किया। क्या इस देश में कोई ऐसा कानून आया कि जिसके जरिए हर व्यक्ति को यह इख्तियार हो कि उसे समानता का जो हक दिया गया है संविधान में, यदि उसका पालन नहीं करता है कोई अफसर या कोई भी कर्मचारी या कोई भी पार्टी का व्यक्ति, तो उसको सजा दी जाएगी? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह नफरत पर बनी सरकार है, यह एजेंडे पर बनी सरकार है। और उन्हीं एजेंडों में होता है कि एक व्यक्ति एक मस्जिद में बम फेंकता है, सिगरेट पीते हुए कहता है हम ये कर रहे हैं, और उसके घर को बुलडोज नहीं किया जाता है। लेकिन जो मुस्लिम शांति से अपने ही काम को कर रहा है, उसके घर को भी बुलडोज किया जाता है, उसके धार्मिक स्थल को भी बुलडोज किया जाता है, और उसके परिवार की पढ़ाई में, लिखाई में, रहन सहन में, खान पीन में, हर चीज में हस्तक्षेप किया जाता है। क्या यह सरकारी कार्य है? नहीं है। तो जब यह हो रहा हो तो क्या कहेंगे? ऐसे ही एक बुलडोजर की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, जिसने
अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनके जुड़े हुए तमाम सारे लोगों का नाम लेकर के और उनके घरों को बुलडोज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस 8 साल की बच्ची अनन्या का जिक्र किया, जो अपनी किताब बचाने के लिए उस बुलडोजर से, उसकी जो झोपड़ी में रखी थी, उसे उठाने के चक्कर में वो भागते हुए बुलडोजर के सामने से जाती है और अपनी किताब बचा के आती है। आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जितने घर गिराए हैं उन सबको 10-10 लाख रुपए दो। अच्छी बात है, यही होना चाहिए। यदि यही होता तो शायद कभी नहीं होता, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी अदालतें हो, वो संघी गुलाम हो गई हैं। यदा कदा ही ऐसे फैसले आते हैं। यदि ये सख्ती शुरुआत से हुई होती तो शायद यह स्थिति न देखने को, लेकिन यह दुर्भाग्य है देश का। इसी दुर्भाग्य पर बात करता हूं। वक्त में जितनी संपत्तियां हैं वो दान दी गई जमीनों की संपत्तियां हैं। उस पर निगाह इसलिए गिद्ध निगाह है क्योंकि रेलवे और सेना के पास जो सरकारी भूमि है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो भूमि है वो वक्फ के पास है। और वक्त में जमीन जो भी डोनेट करता है वो उसके धर्म को मानने वाला और उसको वो करने वाला वही जमीन होती है। यानी ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज ये नहीं है कि जबरदस्ती वो किसी भी जमीन को कह दें और वो उनकी हो गई। ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है। उसके पीछे उनकी सारी दलीलें होती हैं, कागज होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं। तो इस देश में वक्फ की जमीनों पे 70% जमीनों पे कब्जा कर रखा गया है। और वह कब्जा किसने किया है? कहीं सरकार ने कराया है, कहीं सरकार में बैठे लोगों ने किया है और कहीं संघियों ने किया है, भाजपाइयों ने किया है। मुस्लिम सल्तनत में ही आदित्यनाथ का जो गोरक्षा पीठ बना हुआ है गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर, उसके लिए जमीन दी गई थी, पैसे भी दिए गए थे, समझ लीजिए। और इधर आप देख लीजिए कि वही आदित्यनाथ नफरत फैलाने का काम करता है सिर्फ इसलिए सत्ता के। सवाल तो उठेगा, लेकिन इस समय इसकी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि इस देश को एक डर्टी प्राइम मिनिस्टर मिला है और वो हमने चुना है, हमारी गलती है और हमने जो ये पाप किया है वो अच्छी है। तो यह बात हम तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कह देता है कि दुनिया के जो 15 डर्टी कंट्रीज हैं उनमें भारत सबसे ऊपर। तो भारत को वो डर्टी कंट्री में रखता है। जब वो डर्टी कंट्री में रखता है और 2 अप्रैल से वो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाने जा रहा है, उसका बोझ डालने जा रहा है, उसके कारण उससे कैसे बचा जाए उस पर चर्चा ना हो, उस पर बात ना हो, इसलिए इसी बीच वक्फ बिल ले आया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम की नफरत को कैसे और बढ़ाया जाए और कैसे मोहम्मदन की जमीन पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर तमाम रिकॉर्ड्स पेश करते हुए कहा, यह सरकार एक उस कौम पर दाग लगाना चाहती है जिस कौम ने इस देश की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इन संघियों की तरीके से माफीनामा नहीं दे रहे थे और ये उसका बायकॉट नहीं कर रहे थे। किस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल
1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यह बात गौरव गोगोई ने संसद के भीतर कही, पर खच्चे उड़ गए इनके। झूठ का पूरा ड्रामा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं उनका जिक्र भी किया, क्योंकि आपके ऊपर जो बोझ पड़ा है, जो महंगाई का बोझ पड़ा है, जिस तरीके से और तमाम चीजें, चाहे टोल हो चाहे कोई और चीज हो, बैंकिंग हो, सब कुछ महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था असल में बर्बाद हो गई है। इसको इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार बड़े बेहतरीन ढंग से बता देते हैं और वो कहते हैं, जो भारत सरकार दावा कर रही है कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है, वो 100% झूठ। भारत की इकोनॉमी सिर्फ 2.5 ट्रिलियन की है और ये झूठे आंकड़ों से दिखाया जाता है। यानी कि जो एरर था हमारे जीडीपी के मेजरमेंट में, वो 10% का एरर था। उसी तरह आप देखेंगे बाकी सालों में भी यही रहा। नोटबंदी के पहले अर्थव्यवस्था में गिरावट जो सरकारी आंकड़ों में ही दिखती है, 8% से गिर के 3.1% हो गई थी। तो यानी कि जब 3.1% थी तो भी नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था, और फिर पैंडेमिक के दौरान तो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था ही। तो यानी कि आप देखें तो 3 बार इस दौरान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पे चली है। तो इसमें 6-7% की ग्रोथ रेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी हम जब 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए, क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था 2% की रफ्तार से भी बढ़ेगी तो वो 9 साल में 18-19% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो 7% पे बढ़ेगी तो 85% बढ़ जाएगी। तो जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से 85% बढ़ी है, जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से वो सिर्फ 18% बढ़ी है। तो अभी $4.3 ट्रिलियन तो नहीं, अभी तो करीब समझिए कि $2.5 ट्रिलियन के बराबर ही अर्थव्यवस्था है। भारत पर कर्ज ऐतिहासिक रूप से बहुत बढ़ गया है और यही नहीं, फिर भी नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन है। जो अपने लोगों को कहते हैं, सरकार उनकी कहती है 4 ट्रिलियन, वो कहते हैं 8 ट्रिलियन हो चुकी है और अब 20 ट्रिलियन करनी। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। तो अब आप समझ लीजिए कितना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। और जब यह झूठ बोलता है, कुछ संभलता नहीं है, तो यही ड्रामे होते हैं। उत्तर प्रदेश में ही 78% जमीन जो वक्फ की है, उसे आदित्यनाथ ने सरकारी घोषित करके और उसे कब्जा करने का काम किया है। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा, वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी।
और अब ये अधिकार चला जाए डेजिग्नेट, इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जा रहा है। वक्फ की जमीन मुसलमानों द्वारा दान दी गई जमीन होती है और वो धार्मिक कार्य के लिए दी जाती है। और जब वक्फ बिल पेश करता है, किरण रिजिजू तो झूठ बोलता है कि मुस्लिम्स को प्रभावित करने वाली नहीं है और न जाने क्या क्या। और आदित्यनाथ जो मुस्लिम्स की दी हुई जमीन पर मुस्लिम्स के दिए हुए पैसे से बने उस गोरखनाथ संप्रदाय से आता है, वो कहता है चूहे बिलबिलाते हैं लेकिन दुस्साहस नहीं कर पाते, 8 साल में कोई दंगे नहीं हुए। तो इतिहास बताता है कि दंगे भी हुए। बहराइच में क्या हुआ था, क्या हुआ था संभल में, क्या हुआ था मेरठ में, क्या हुआ था बरेली में, वो भजन था। और क्या हुआ था कासगंज में, चंदन गुप्ता का परिवार आज भी रोता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि झूठ बोलने की पूरी मशीन बन के रह गया है। और जब झूठ बोलने की मशीन हो, क्योंकि नफरत के बूते ही इनकी सत्ता कड़ी, इसलिए बहरहाल जनता है, सब जानती है और अब जान रही है। हां, गद्दार हर कौम में है। निश्चित रूप से मुस्लिम्स में भी ऐसे हैं जो सत्ता के लालच में गलत के साथ खड़े होते हैं। ईसाइयों में भी हैं जो सत्ता के लालच में गलत के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देश मानवता का देश है, इसे बर्बाद किया जा रहा है। और इसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनकी कांग्रेस लड़ रही है और उनके साथ तमाम विपक्ष लड़ रहा है। लेकिन भारत की जो इज्जत मिट्टी में मिलाई है नरेंद्र मोदी ने, वो शर्मनाक है। क्योंकि कोई देश श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये किसी के भी समय में कभी भी डर्टी नहीं कह सका था। आज जब कहते हैं 56 इंची है, तो भारत को डर्टी कंट्री कहा जा रहा है। सोचिए आप। जय